आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा है कि अमेरिका वापस पेरिस एग्रीमेंट में लौट रहा है और पेरिस एग्रीमेंट के 5 साल के बाद अगर हम उसके तय किए गए लक्ष्यों को देखें तो इस वक्त दुनिया काफी दूर खड़ी नजर आती है। लेकिन भारत उन कुछ गिने चुने विकासशील देशों में शामिल है जिसने अब तक पेरिस समझौते के लक्ष्यों की तरफ तेजी के साथ न सिर्फ कदम बढ़ाए हैं बल्कि अग्रणी तौर पर उन लक्ष्यों को पाने में कोशिश कर रहा है। और भारत के विदेश सचिव ने इसको लेकर साफ किया है कि भारत सरकार का प्रयास लगातार पेरिस समझौते के लक्ष्यों को जल्द ही न सिर्फ हासिल करना बल्कि उससे आगे बढ़ने का है। और इसीलिए उन्होंने साफ किया है कि दुनिया भर में जिस तरीके से अगर हम देखें आंकड़े, जो कुल कार्बन का उत्सर्जन है उसका 25% अकेले अमेरिका में होता है। अगर यूरोप की बात करें तो उसकी हिस्सेदारी करीब 22% की है और चीन की हिस्सेदारी 13% है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब अमेरिका के पेरिस समझौते में लौटने के साथ जलवायु परिवर्तन की दिशा में जो लक्ष्य तय किए गए थे उसको हासिल करने में क्या नया रास्ता हासिल होगा और क्या लक्ष्यों की तरफ तेजी के साथ वो अमीर देश कदम बढ़ाएंगे जिन्होंने पेरिस समझौते के वक्त वादा किया था। और रास्ते की रुकावट क्या है, चुनौतियां क्या हैं और भारत ने जो मॉडल रखा है उसका असर क्या दुनिया के विकसित देशों के लिहाज से सही दिखता है और इसमें क्या कुछ नई चीजों को जोड़ने की जरूरत है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। दिलीप सिन्हा सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर स्वागत है आपका। आर रश्मि हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं, आपका भी स्वागत है सर। और पोलाश मुखर्जी हमारे साथ हैं, लीड एयर क्वालिटी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, आपका पोलाश स्वागत है। शुरुआत में दिलीप सर आपसे करना चाहूंगा कि जब पेरिस एग्रीमेंट की बात होती है और ट्रंप साहब के वक्त में अमेरिका को उससे बाहर निकलना और अब बाइडेन साहब के मुताबिक जो उनका अनाउंसमेंट है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है और अमेरिका पेरिस समझौते को वापस उस पर लौटने की कोशिश कर रहा है, इसे कैसे देखते हैं और क्या अब पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ ज्यादा संजीदगी से अमीर देश आगे बढ़ेंगे? जहां तक जो बाइडेन का वापस आने का प्रश्न है उसका स्वागत करना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि अमेरिका वापस आ रहा है पेरिस समझौते में। अमेरिका ने हस्ताक्षर किया था इसके ऊपर, बल्कि अमेरिका इस समझौते का एक बहुत बड़ा समर्थक रहा है शुरू से। और ये बड़ी दुख की बात थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल लिया और नवंबर से लागू हुआ अमेरिका का बाहर निकलना। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहले भी कहा था, चुनाव के पहले भी, कि वो अमेरिका को वापस ले आएंगे। इसलिए स्वागत योग्य बात है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जहां तक सवाल पेरिस एग्रीमेंट का है वो एक अलग विषय है कि पेरिस एग्रीमेंट अपने आप में एक बहुत कमजोर समझौता है। तो उसके जो लक्ष्य हैं और जो उसके जो प्रयास हैं वो बहुत ही कमजोर प्रयास हैं और उससे कितना लाभ होगा विश्व को ये अलग बात है। लेकिन अमेरिका का होना इस समझौते में बहुत जरूरी है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए ताकि हम ये गंभीर समस्या जो है, जो स्पष्ट रूप से सबके सामने आ रही है, उसके खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होकर के मिलकर के काम कर सके। और क्या सिन्हा सर, क्योंकि अमेरिका की जो हिस्सेदारी है कार्बन उत्सर्जन में वो सबसे ज्यादा नजर आती है, उसके बाद यूरोप का नंबर आता है और ऐसे में अमेरिका का वापस इस पूरे मसले को गंभीरता से लेना जो बाइडेन के मुताबिक कहीं गंभीरता नजर आएगी अब उन अमीर देशों की ओर से, अगर हम न सिर्फ पेरिस समझौते की बात करें या उससे आगे जाने की तरफ अगर कदम बढ़ाने की बात होती है? देखिए, जहां तक ऐतिहासिक उत्सर्जन का सवाल है उसमें दो मत नहीं है कि अमेरिका का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों से जो सबसे अधिक उत्सर्जन हो रहा है वो चीन का हो रहा है। अमेरिका का उत्सर्जन लगभग 5 गीगा टन पे स्थिर है, बल्कि अमेरिका का थोड़ा कम भी हुआ है क्योंकि अमेरिका ने ऑयल से लेकर कोल से लेकर अपने आप को शेल गैस पर बदल दिया है लेकर। लेकिन चीन ने कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी का उत्सर्जन बहुत बढ़ाया है और आज की तारीख में चीन का उत्सर्जन अमेरिका के उत्सर्जन से दुगना है। इसलिए आज जो कार्रवाई की जरूरत है वो चीन के स्तर पर जरूरत है और अमेरिका और यूरोप को जरूरत करना है और वो कर भी रहे हैं। चीन ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो बहुत ही दूर के लक्ष्य हैं
चीन का जो पीक ईयर है, जो शिखर पहुंचने का जो ईयर है, वो आज से 10 साल बाद है। कहा है कि 2030 में करेंगे वो, जबकि चीन, जैसे मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश हो चुका है ऑलरेडी। चीन का उत्सर्जन जो है वो अमेरिका, भारत, जापान और मेरे ख्याल से रूस के उत्सर्जन को मिलाकर उतना उत्सर्जन होता है। इसलिए आज की तारीख में जो जहां कार्रवाई करने की जरूरत है वो चीन की तरफ है, और बाकी देश में तो करना ही है। रश्मि सर, जैसे कि कहा सिन्हा जी ने कि बहुत महत्वपूर्ण यह हुआ था कि अमेरिका का लौटना सुखद है, एक अच्छा संकेत दिख रहा है और जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना बाइडेन साहब का एक उनका एजेंडा, प्रमुख एजेंडे में शामिल एक इशू दिख रहा है। लेकिन उससे बड़ी चिंता क्या चीन की ओर से नजर आ रही, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बिल्कुल ठीक कह रहे थे सर कि तेजी के साथ नंबर 1 की पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, चीन बढ़ चुका है। और जहां अमेरिका ने अपने आप को स्टेबल किया है एक लेवल पर जाकर, लेकिन चीन लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरीके से अगर इस मुद्दे को देखें और उसमें चीन की गंभीरता और दुनिया के लिए चीन इस मसले पर कितनी बड़ी चुनौती है? हमारा मुकाबला तो ऐसे देशों से है जो जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से इस जलवायु परिवर्तन की समस्या में बहुत बड़ा की उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस बात को सिद्ध करना है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो अब आगे कदम बढ़ाएं, आवश्यक कदम लें। चीन भी उनमें अभी ऐसा देश है जो अब उनमें शामिल हो गया है। तो हमारी चुनौती सिर्फ चीन नहीं है, हमारी चुनौती सारे ऐसे देश हैं जो जो इस उत्सर्जन में शामिल हैं, जिन्होंने अब जलवायु परिवर्तन की समस्या के प्रति में को बढ़ाने में और उसको एक ज़्यादा खतरनाक रूप देने में अपना एक योगदान किया है। तो ऐसे देशों को हम एक अंतर्राष्ट्रीय इनके सामने एक चुनौती है, और इस चुनौती को मजबूती से फेस करना है। हमारा अपना हमारी अपनी जो समस्या है वो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये मुद्दे तो बड़े सालों में सुलझते हैं, इनका तात्कालीन हल जल्दी से निकलता नहीं है। लेकिन हमारी अपनी आंतरिक समस्याएं ये है कि हमें अपनी विकास की गति को गति के दर को मजबूत रखना है, आगे चलते जाना है। अगर हमें 8%, 10% अर्थव्यवस्था को की बढ़त करनी है तो हमारा उत्सर्जन भी बढ़ेगा। हमें चीन से हमारी कोई इसमें प्रतियोगिता नहीं है, या अमेरिका से हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह हमारी आवश्यकता है। लेकिन हम कैसे उस उत्सर्जन को, जलवायु परिवर्तन को रोकने में अपने उत्सर्जन को कैसे कम रखेंगे, साथ साथ विकास को भी कैसे बढ़ाएंगे, ये चुनौती सबसे बड़ी है हमारे सामने। और इसमें हमें तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा, हमारे सारे अपने वित्तीय साधनों का, अंतर्राष्ट्रीय सहायता का, और उसमें पेरिस समझौते का भी योगदान है। क्योंकि पेरिस समझौता हमें एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपने अपने लक्ष्यों को खुद निर्धारित कर सकें। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था जो क्योतो प्रोटोकॉल में संभव नहीं था, चूंकि वहां पर विभाजन विकसित और विकासशील देशों के बीच में था। अब ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता बन गया है जिसमें सारे देश अपनी प्रतिबद्धता को अपने अपने लक्ष्यों के हिसाब से निर्धारित कर सकेंगे। ये एक अच्छी बात है, इसलिए हमें पेरिस समझौते में अमेरिका के वापस आने का स्वागत करना है। लेकिन चुनौती हमारी यह है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें और कैसे उत्सर्जन को कम करते हुए विकास को आगे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। पुलाश, दो महत्वपूर्ण मैं पॉइंट जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो गंभीरता है जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसमें सोच में किस तरीके का परिवर्तन क्या दिख रहा है अमीर देशों की ओर से, यूरोप की बात करें या चीन की बात करें, और अमेरिका के आने से उसमें किस तरीके का रुख नजर आने वाला है, या अमेरिका जब लीड करेगा इस मुहिम को। और दूसरा ये कि जैसे कि कहा रश्मि साहब ने कि अगर हम अपने प्रयासों को देखें और हर देश ने अपने लक्ष्य तय किए हैं, भारत के जो लक्ष्य तय किए गए थे उससे पहले हम उन टारगेट्स के करीब नजर आ रहे हैं। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो शिफ्टिंग की बात हो रही थी उसमें हमने कितनी तेजी के साथ जो कदम उठाए हैं और उसके नतीजे किस तरीके से नजर आ रहे हैं? पेरिस एग्रीमेंट जो है, पेरिस ट्रीटी जो है, ये अपने आप में काफी है या नहीं, ये इस पे अलग एक चर्चा हो सकती है, मगर मेरा ख्याल यही है कि इससे बहुत आगे जाने की जरूरत है। मगर अभी जो डेवलपमेंट हुई है, जो अमेरिका इस पेरिस एग्रीमेंट में फिर से लौट कर वापस आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज क्योंकि अमेरिका का हिस्टोरिक एमिशन जो है वो बहुत हाई रहे हैं, और फिलहाल भी उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये नहीं हो पाएगा। मगर फिर भी आपका जो सवाल था कितना सीरियसनेस है इंटरनेशनल स्टेज पे, मेरे ख्याल से ये
बढ़ रहा है सीरियसनेस और इंटेंशंस भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पे डिस्कशंस में भी कि द इंटेंट टू डिलीवर वो जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर इसमें बहुत अर्जेंटली एक्शन करने की जरूरत है। जहां तक हमारा सवाल है, जैसे रश्मि सर ने कहा कि हमारा फोकस यही रहेगा कि हम अपने कमिटमेंट्स किस तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम अपने टारगेट के माइलस्टोन्स हम क्रॉस कर रहे हैं, हम उस पे अचीव कर रहे हैं, मगर अब भी काफी एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनली देखने की जरूरत है। जैसे अगर हम एनवायरमेंट हेल्थ की बात करें, अगर हम एयर पोल्यूशन की भी बात करें, तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे क्लीन एनर्जी और एक्सेस की बात करें, लाइवलीहुड्स की बात करें, तो ये एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी काफी कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत वेलकम स्टेप है कि अभी इंटरनेशनल स्टेज पे भी काफी पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। जैसे अमेरिका भी वापस आया है, इसमें एक कोलैबोरेटिव वे में काम करना बहुत जरूरी है। जी रश्मि सर, क्योंकि अगर हम देखें, और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी जो एक समिट में कहा कि भारत ने जो आगे का लक्ष्य तय किया 2030 तक करीब 35% की कमी लाने की बात कही गई है कार्बन उत्सर्जन में, जो कि अभी हिस्सेदारी करीब 6.8% के आसपास है अगर वैश्विक उत्सर्जन के रेट को देखें। और रिन्यूएबल एनर्जी या इस तरीके से जो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, विकल्पों की बात कर रहे हैं, जो हमने शिफ्ट ओवर किया है, ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग नज़र आ रहा है तकनीक के लिहाज से भी, और जो दोहरी चुनौती जैसे आपने कहा कि एक तरफ विकास को हासिल करना, उस लेवल तक पहुंचना, और दूसरी तरफ इसके लिए तकनीक काफ़ी ज़्यादा महंगी नज़र आ रही है। ये चुनौती कितनी बड़ी दिख रही है, और इससे बाहर आने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या विकल्प हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं? धन्यवाद कविन जी। ये जो मसला है कि भारत जैसा देश जिसका जलवायु परिवर्तन में और ऐतिहासिक उत्सर्जन में जिसका योगदान बहुत कम रहा है, आज भी हम 6% नहीं बल्कि उससे भी कम है, 5% के ही आसपास हैं वैश्विक उत्सर्जन में हमारा शेयर। इसके बजाय चीन का करीब 26% है, अमेरिका का करीब 15% है। तो उस मामले में हमारा योगदान तो बड़ा कम है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप हमारी आबादी को देख लीजिए। हम विश्व के 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस इतनी बड़ी आबादी को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक मुहैया कराना, और साथ साथ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करना, अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना और साथ साथ उत्सर्जन को कम करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने मिसाल स्थापित कर दिया है एक तरह से। पेरिस समझौते के अंतर्गत जो लक्ष्य भारत ने लिए हैं, भारत पूरे G20 जो गुट है उसके अंदर अकेला ऐसा देश है जिसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे ज्यादा निपुणता दिखाई है। ये अपने आप में एक अनूठा और मिसाल पैदा करने वाला कदम है। तो भारत ने अपने जो 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा में 40% जो कैपेसिटी है वो हम नवीकरणीय ऊर्जा से पैदा करेंगे 2030 तक। उसमें हम लगभग 32% के लेवल पर हम पहले ही पहुंच चुके हैं। और दूसरा हमारा लक्ष्य था कि हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को घटाएंगे। उसमें घटाने में हम 35% घटाएंगे, 33 से 35% 2030 तक। हम ऑलरेडी इस समय 2018 का साल का डाटा लिया जाए तो हम 24% घटा चुके हैं। और तीसरा था कि हम पहाड़ जंगलों में अपना कार्बन स्टॉक जो हम जमा करेंगे वो करीब 2.5 से 3 बिलियन टन एडिशनल पैदा करेंगे। हम वो उसमें उतनी प्रगति नहीं हुई है, लेकिन खासी प्रगति हुई है, क्योंकि भारत एक ऐसा अकेला देश है जो विश्व में कुछ देशों में जहां पर जंगलों की बढ़ोतरी हो रही है, घटाव नहीं हो रहा है। तो इस तरह से तीनों ही मामलों में भारत एक अच्छी प्रगति कर रहा है और G20 में सबसे अधिक अच्छी प्रगति कर रहा है। तो इसलिए बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता की बात है। लेकिन इसमें चैलेंज यह है कि यह काम आसान नहीं है और सस्ता भी नहीं है। जैसा आपने कहा, ऊर्जा का जो हमारा संतरण है, जो ऊर्जा के जो कन्वेंशनल साधन है, उससे हट करके हम सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पर जब ट्रांसफर करते हैं तो हमें टेक्निक की जरूरत होती है और कॉस्ट को घटाने की जरूरत होती है, वरना वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो लेकिन खुशी की बात यह है कि अब सोलर एनर्जी का कॉस्ट 2.5 रुपए पर यूनिट हो गया है, जो कि
कोयले से भी सस्ता है। लेकिन ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हम घटा रहे हैं, लेकिन हमें ग्रिड में उसे डालना है, ग्रिड में अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करना है। क्या हमारा सोलर एनर्जी की कैपेसिटी उस पूरी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा कर पाएगा कि नहीं? इसके लिए हमें आगे सोच विचार करना है, लेकिन हमारे सामने रास्ता साफ हो गया है। ये दुनिया में एक मिसाल हमने स्थापित की है कि नवीकरणीय ऊर्जा का दाम घटाया जा सकता है, ताकि वो ग्रिड में कोयले जैसी कन्वेंशनल फ्यूल्स को कम्पीट कर सकें, और इसमें हमने हासिल किया है, और इसलिए हम इसमें आगे पॉजिटिव और विकास होगा, इसकी उम्मीद है। सिन्हा सर, क्योंकि जब रश्मि साहब कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि